हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन नीट। सो आज का हमारा 5th लेक्चर है नीट 2025 केमिस्ट्री के लिए, जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 के इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर के बारे में काफी सारी चीजें स्टडी कर ली थी, और आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें कि हम एमसीक्यूज के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को हमने काफी बेसिक से लिया है, काफी बेसिक से हमने स्टार्ट करा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। और जो सारा कंटेंट है हमारा ये एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में भी, नीट में भी आपको एनसीईआरटी बेस्ड से ही केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल को डेवलप करने से पहले कुछ एरियाज थे जिनमें स्टडी करी गई डेवलपमेंट जो है, तो वो थे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो जैसे कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमने प्रीवियस लेक्चर में वेव नेचर के बारे में स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर होता है। और आज के इस सेशन में हम पार्टिकल नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर के बारे में। देन उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में एटॉमिक स्पेक्ट्रा को और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ आज के सेशन में हम पार्टिकल नेचर इस टॉपिक को कवर करेंगे, पार्टिकल नेचर फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर भी होता है, तो इस चीज को एक्सप्लेन करना था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक फेनोमेना का यूज करा जो कि होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया कि रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि नथिंग बट लाइट होता है, उसका पार्टिकल नेचर भी होता है। इसको देखने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है परफॉर्म करा गया हर्ट्ज साइंटिस्ट के थ्रू, जो कि काफी इन्होंने इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा। उन्होंने क्या करा, एक बीम ऑफ लाइट को उन्होंने मेटल सरफेस से एक्सपोज करा, और उन्होंने देखा कि उस केस में इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये इजेक्ट हो रहे थे मेटल सरफेस से। तो ये किस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, इनका सेटअप किस तरीके से था, ये हम डिटेल में अब स्टडी करेंगे। अब देखिए, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट है, इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, बहुत इजी है। तो जैसे कि हमने देखा, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, एक मेटल सरफेस लिया। ठीक है, मेटल सरफेस ये कोई भी मेटल हो सकता है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक मेटल सरफेस से बीम ऑफ लाइट पास करा। ठीक है, यानी कि फोटोन पास करा, लाइट पास करी, इन्होंने एक्सपोज करा मेटल सरफेस से। तो उन्होंने क्या देखा कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे थे। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे यहाँ से, जब लाइट एक्सपोज करा गया मेटल सरफेस पर, जब बीम ऑफ लाइट एक्सपोज करा गया मेटल सरफेस पर, फोटोन एक्सपोज करे गए, तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इजेक्ट होने लगे थे, और इसी प्रोसेस को नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका कि किस तरीके से रिजल्ट उन्होंने देखा। ये तो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म करा, एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट देखे गए, कुछ ऑब्जर्व करा गया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। तो क्या ऑब्जर्व करा गया, जब बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक हो रही थी मेटल सरफेस पर, या फिर जो हमने देखा बीम ऑफ लाइट जो है, फोटॉन्स जो है मेटल सरफेस पर, मेटल सरफेस से एक्सपोज हो रहे थे, और वो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट कर रहे थे उनके बीच में कुछ टाइम लैग देखने नहीं मिला। यानी कि ऐसा नहीं कि पहले बीम ऑफ लाइट पास करे गई, फिर थोड़ी देर बाद हमें देखा कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, ऐसा नहीं, कोई भी टाइम लैग नहीं था। बस बीम ऑफ लाइट जब भी मेटल सरफेस से एक्सपोज करा गया और तुरंत इलेक्ट्रॉन जो है ये इजेक्ट हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप देख लो कोई फ्रूट है, किसी ट्री पर फ्रूट लटका हुआ है, आपने उसे पत्थर से मार दिया, आपने किसी स्टोन से मार दिया, तो वो फ्रूट जो है जस्ट मारने पर ही नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कुछ समय नहीं ले रहा है, तुरंत गिर जा रहा है। उसी तरीके से इस एक्सपेरिमेंट में भी देखने मिला कि जो बीम ऑफ लाइट थी मेटल सरफेस एक्सपोज करे जा रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन तुरंत इजेक्ट कर रहे थे। देन सेकंड पॉइंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यस, आप जितनी ज्यादा ब्राइट आपकी लाइट होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गए, जितनी कम आपके ब्राइट लाइट होगी उतने कम इलेक्ट्रॉन्स आपके इजेक्ट हो गए, यही बता रहे हैं पॉइंट। देन थर्ड पॉइंट है, each metal there is a characteristic minimum frequency which is nu zero, जिसको हम threshold frequency भी कहते हैं, below which photoelectric is not observed।
यानी कि एक फ्रीक्वेंसी पर ही, ठीक है, आप कितनी ताकत से आपने, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको कुछ देर पहले ही, हमने एग्जांपल लिया था फ्रूट वाला, आप जितनी ताकत से आप फ्रूट को मारोगे, ठीक है, स्टोन से आपने फ्रूट को मारा, तो आपकी अगर आप थोड़ी से अगर आप बहुत धीरे से मारोगे तो नहीं आपका फ्रूट नीचे गिरेगा, लेकिन आप जितनी ताकत से मारोगे वो गिर जाएगा। तो जितनी आप ताकत से जस्ट मार रहे हो, जस्ट वो जो फ्रूट गिर रहा है, ठीक है, आपने जो मारा और जस्ट वो जो फ्रूट गिर रहा है उसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप उससे कम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उससे कम फ्रीक्वेंसी का आप यूज करो तो उस केस में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करने मिलेगा, ठीक है, विच इज न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बताया। अब क्या बताया है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इजेक्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है। यानी कि क्या हो रहा है, आपने जितनी जोर से आपने स्टोन मारा, उस मान लीजिए उस फ्रूट में आपने जितनी जोर से आपने क्या करा, जितनी ताकत से आपने मारा उस फ्रूट को, तो वो तो एक फ्रीक्वेंसी पर जाकर ही गिरेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास और बच जाती है जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज, ठीक है, यानी आपने जितनी ज्यादा लाइट यूज करी होगी उतनी ज्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपके लाइट होगी उतनी स्ट्रॉन्ग, और जितनी ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलेगा, ठीक है, उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होगी, यही बता रहे पॉइंट। तो ये थे कुछ रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट के। देन अब हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे, या फिर यहाँ पर हम जो काइनेटिक एनर्जी से जो इक्वेशन देखने जा रहे हैं उस पर बेस्ड आपको नीट में क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वैरीज विद द मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक है, यानी कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, वर्क फंक्शन को W से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है। अब ये न्यू नॉट क्या होता है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसा हमने कहा, एक कोई ट्री है, गुआवा ट्री है समझ लीजिए, और आपने किसी स्टोन से उस गुआवा को मारा, आपने पत्थर से मारा ताकि वो गुआवा नीचे गिर जाए, तो आपने जो वो कितनी फ्रीक्वेंसी से मारा, ठीक है, जिससे कि जस्ट गुआवा गिर जाए, तो वो होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिससे कि जस्ट इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है डिफरेंट होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल, यानी कि कौन सा आपने मेटल यूज करा है, जैसे सीजियम, रुबेडियम, कौन सा आपने मेटल यूज करा है, तो उस मेटल पर डिपेंड होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हर मटेरियल के लिए डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होगी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Then next point है photoelectric effect is directly proportional to the light intensity. Yes, photoelectric current जो होता है ये आपके लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी कितनी आपकी जो लाइट है, जो आप बीम ऑफ लाइट जो है मेटल सरफेस पर आप गिरा रहे हो, वो जो लाइट है वो कितनी उसकी कितनी इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रांगली वो लाइट जो है गिर रहा है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ब्राइटनेस होगी लाइट की ज्यादा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यही कह रहा है आपका पॉइंट 2। देन पॉइंट 3 हियर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons is directly proportional to the light frequency. Yes, kinetic energy of photoelectrons क्या कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाइट एंड फ्रीक्वेंसी से। किस तरीके से, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू होता है h न्यू, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे फ्रीक्वेंसी से, तो ये जो है ये है हमारी एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू कि कितनी आपकी फ्रीक्वेंसी लग रही है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू कि आपने जैसे मान लीजिए आपने जो यहाँ पर इस एग्जांपल को देखना है, आपने कोई स्टोन से गुआवा पर मारा, ठीक है, तो ये तो हो गया आपके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि आपने मारा और कितना आपने मारा कि वो जस्ट नीचे गिर जाए, ठीक है, ये होती है आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब प्लस आपने मारा और जस्ट गिर गया, उसके बाद भी आपने कोई एनर्जी बच जाती है, जो एनर्जी बच गई वो आपकी काइनेटिक फॉर्म में
आपकी एनर्जी बच जाती है, जो कि होता है हाफ mv²। तो me इसलिए लिखा है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो h nu इज इक्वल टू h nu नॉट प्लस हाफ mv²। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज्यादा एनर्जी होंगी उतने, जितने ज्यादा आपकी लाइट फ्रीक्वेंसी होंगी उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी होगी, यही बता रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किस बेसिस पर कहा गया कि ड्यूअल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, जो पार्टिकल नेचर होता है लाइट का, उनका यूज करा गया कुछ फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमने देख लिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब आप एक बीम ऑफ लाइट मेटल सरफेस से एक्सपोज करते हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये क्या होता है, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन बताता है रिलेशनशिप बिटवीन किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, जिससे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट हो। जितना आप टेम्परेचर लगा रहे हो और कितनी वेवलेंथ, तब जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है ये एमिट होंगे। ठीक है, तो ये बताता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दो फेनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए वेव नेचर पार्टिकल नेचर का यूज करा गया। ठीक है, फिर अगर हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस फेनोमेनास को एक्सप्लेन करने के लिए वेव बिहेवियर का यूज करा गया। अब ये क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। अगर इंटरफेरेंस की बात करा जाए, इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, इस नेम से आपको पता लग रहा है कि जो वेव है ये ओवरलैप कर जाए। जब भी वेव ओवरलैप कर जाए और इनके जो रिजल्टेंट वेव है ये ग्रेटर होते हैं या फिर लोअर होगा या फिर सेम होगा एम्पलीट्यूड उनका, तो उस केस में हम कहेंगे इंटरफेरेंस। अब डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन बताता है कि बेंडिंग ऑफ वेव। ठीक है, बेंडिंग ऑफ वेव बताता है कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल या फिर अपर्चर का, कि किस तरीके से आपके वेव जो है ये बेंड हो रही है, ये डिफ्रैक्शन बताता है। तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इन फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वेव बिहेवियर का यूज करा गया। तो इससे ये पता लगता है कि कुछ जो फेनोमेनास है उनके लिए पार्टिकल नेचर का यूज करा गया, और कुछ फेनोमेनास के पास जो है वेव लाइक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के पास पार्टिकल बिहेवियर था, उनके पास पार्टिकल नेचर बिहेवियर था, एंड डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस इन फिनोमेना के पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज थी। तो इसी से ये पता लगा गया और इसी से ये कंक्लूड करा गया कि लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर। ठीक है, यानी लाइट के पास दोनों भी बिहेवियर है, पार्टिकल एज वेल एज wave behavior. So next point here, depending on experiment, we find that light behaves either wave or as a stream of particle. ठीक है, यानी कुछ अगर हम देखें कुछ फेनोमेनास के लिए लाइट जो है ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे, और कुछ फेनोमेनास और कुछ एक्सपेरिमेंट में हमने ये देखा जो लाइट है ये वेव की तरह बिहेव कर रहे। तो इसी से इन सारे पॉइंट से ये कंक्लूड करा गया कि यस, लाइट हैज ड्यूअल बिहेवियर, यानी कि पार्टिकल बिहेवियर भी है, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी है एंड एज वेल एज वेव नेचर भी है। देखिए अभी तक हमने जितना भी स्टडी कर लिया उस पर बेस्ड अब हम एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे बिल्ड हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ड्यूअल नेचर, ड्यूअल यानी दोनों भी, ठीक है, यानी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर दोनों भी होगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, यानी कि आप कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हो तो उसमें आपका पार्टिकल नेचर पर डिपेंड होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर आप जैसे कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपको वेव नेचर का जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि किस तरीके से आपको ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि वेव या फिर पार्टिकल नेचर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इट कैन बिहेव एज बोथ अ वेव एंड अ पार्टिकल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
What is the term used to describe particle of light in the dual nature concept? यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि dual nature concept में जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ऑफ लाइट है, जैसे कि हमने कहा कि एक जो बीम है, बीम ऑफ लाइट, हम एक मेटल सरफेस पर, ये हमारा एक मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पर हम बीम एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है, लाइट बीम हम मेटल सरफेस पर एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है हमारे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये जो बीम ऑफ लाइट है, ये जो लाइट हमने एक्सपोज करा मेटल सरफेस से, तो ये लाइट कौन से फॉर्म में, ये पार्टिकल होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये पार्टिकल होते हैं। पार्टिकल्स जो है ये किस फॉर्म में होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, फोटोन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए जो पार्टिकल होते हैं ये फोटॉन्स होते हैं आपके, ठीक है। जो फोटॉन्स यानी लाइट इज नथिंग बट फोटॉन, फोटॉन निकल रहे हैं, फोटॉन को हम मेटल सरफेस से एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल पार्टिकल क्या होगा, एक ले लीजिए, एक कोई ट्री है, ठीक है, एक गुआवा ट्री है, तो ये जो गुआवा पे अगर कोई स्टोन मार रहा है, ठीक है, तो ये जो स्टोन है, ताकि हम क्यों मार रहे, गुआवा नीचे गिर जाए, तो ये जो स्टोन है ये एक तरीके का पार्टिकल है हमारा, ठीक है, पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। पार्टिकल इज नथिंग बट फोटोन, ठीक है, ये फोटोन होंगे जो आप किसी चीज को फेंक कर मार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टिकल ऑफ लाइट इन ड्यूअल कॉन्सेप्ट में मतलब हो गया आपका फोटोन, तो इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, Which phenomena best demonstrate the particle nature of light? ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हम वेव्स के बारे में बात करते हैं, वेव्स नेचर ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, इंटरफेयर का मतलब बता रहा है कि ओवरलैप, ठीक है, जब भी सेम काइंड ऑफ वेव्स ओवरलैप करती है तो इनके जो रिजल्टेंट वैल्यू होते हैं, रिजल्टेंट वेव्स जो होते हैं इनके ग्रेटर, लोअर या फिर सेम एम्पलीट्यूड के, तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है इंटरफेरेंस। एंड डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन मतलब कि जब भी आपके जो वेव्स से बेंड होते हैं, ठीक है, अराउंड दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टैकल या फिर अपर्चर के, तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ वेव्स, और इंटरफेरेंस मतलब ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, वेव्स की, देखिए वेव्स की। तो यहाँ पर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो है ये फेनोमेना वेव नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, वेयर एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आपका पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अब देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आपने मेटल सरफेस लिया और यहाँ से लाइट जो है ये आपने यहाँ पर इसको लाइट को एक्सपोज करा मेटल सरफेस से। लाइट क्या है आपका, लाइट इज नथिंग बट पार्टिकल, ठीक है, ये आपका पार्टिकल है। लाइट इज नथिंग बट फोटोन, फोटोन पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल जो आप यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हो मेटल सरफेस से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, photoelectric effect. Next, what is the relationship between frequency of light and the energy of its photon? ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ फोटोन के बीच में किस तरीके का रिलेशन है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, जो एनर्जी होती है फोटोन की, तो वो क्या होता है, E is equals to h nu. So E here is energy of photon, h is Planck's constant and nu is frequency of light. तो देखिए, जैसे आप एनर्जी को इंक्रीज करोगे, ऑब्वियसली यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो अगर हम h को हटा दें तो E इज इक्वल्स टू न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि अगर E को बढ़ा रहे हैं तो न्यू भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो ये किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, E एंड न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछा गया है, अगर इनके हमें वेवलेंथ ऑफ लाइट पूछा जाता है तो E इज इक्वल्स टू हमें पता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में इस तरीके से पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ इट्स फोटोन, तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा जा रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पूछा जा रहा है, तो इस केस में फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ फोटोन किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी they are directly proportional. ठीक है, नेक्स्ट. What is the energy E of photon in terms of wavelength lambda if h is Planck's constant and c is speed of photon? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, E जो है एनर्जी ऑफ फोटोन है, वेवलेंथ लैम्डा है, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है और c जो है स्पीड ऑफ फोटॉन्स है. तो इस केस में हमारा जो फॉर्मूला रेडी होगा वो किस तरीके से होगा, तो हमें पता है E इज इक्वल्स टू h न्यू, ये हमें इक्वेशन पता है. ठीक है, अब यहाँ पर देखें E जो है एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन हमें न्यू नहीं पूछा इस क्वेश्चन में, वेवलेंथ पूछा है. तो E इज इक्वल्स टू h न्यू की जगह पर हम c अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं. किस तरीके से, तो देखिए हमें ये पता है कि c इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है या फिर लैम्डा न्यू, आप इस तरीके से लिख सकते हो. ठीक है, c जो होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, लैम्डा वेवलेंथ होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है. तो अगर हम न्यू की वैल्यू देखें तो न्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर c बाय लैम्डा. तो इसी वैल्यू को यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करा. ठीक है, तो ये प्लैंक्स इक्वेशन है. ठीक है, तो इसी वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा और यही आपको जो फॉर्मूला है इस इक्वेशन में देखने मिलेगा. तो इस इक्वेशन में उन्होंने E इज इक्वल्स टू h इंटू सी अपॉन लैम्डा इस वे में लिखा है. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट, इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट डज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल रिप्रेजेंट. ठीक है, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो वर्क फंक्शन होता है जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं जो कि न्यू नॉट होता है. ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर वर्क फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है जब आप कितनी एनर्जी लगा रहे हो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए. ठीक है, यानी कि किस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल लिया एक ट्री है. ठीक है, और ट्री पर यहाँ पर मान लीजिए गुआवा लटका हुआ है, तो आपने क्या करा कि एक स्टोन मारा और जस्ट जो है यहाँ पर ये गुआवा गिर गया. ठीक है, इतना आपने एनर्जी लगाई कि जस्ट आपने मारा और ये गुआवा नीचे गिर गया. तो ये जो आपके एनर्जी थी इसको हम क्या बोलेंगे, एक मिनिमम एनर्जी लग रही है, जस्ट आपने मारा और गुआवा गिर गया. तो इस एनर्जी को और इस इन फोटोइलेक्ट्रिक में ये जो मेटल वर्क फंक्शन है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम एनर्जी कितनी लग रही है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10⁻14 हर्ट्ज. तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा गया है और हमें फ्रीक्वेंसी दिया गया है जो कि है 5 into 10⁻14 हर्ट्ज. बहुत सिंपल है, E यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन हमें पता करना है. E इज इक्वल्स टू हमें पता है h न्यू होता है. एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है, h न्यू की, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पर E इज इक्वल्स टू h की वैल्यू क्या होगी, h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 6.626 into 10⁻34 जूल्स सेकेंड होता है. ठीक है, उसी तरीके से अगर वेलोसिटी देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज 10⁻14 हमें दिया गया है, 5 into 10⁻14 हर्ट्ज दिया गया है. हर्ट्ज इज नथिंग बट पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सेकेंड है और ये पर सेकेंड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बस आपके पास जूल बचा होगा. ठीक है, तो 6.26 into 10⁻34 एंड 5 into 10⁻14 को अगर आप करते हो सो यू विल गेट 3.313 into 10⁻19 जूल. ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी आ जाएगी 3.313 into 10⁻19 जूल्स. तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट, द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू h nu and the minimum energy required to eject the electron is h nu naught, then the difference in energy is. तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी दी है h nu. मतलब कि देखिए जो हमारी लाइट है, लाइट इज नथिंग बट फोटॉन्स, ये फोटॉन्स ही है. ठीक है, फोटॉन्स है और ये हमारी मेटल सरफेस है. मेटल सरफेस से जब हम लाइट को एक्सपोज कर रहे हैं या फिर फोटॉन्स को एक्सपोज कर रहे हैं तो यहाँ से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन जो है ये निकल रहा है.
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये मेटल सरफेस से इजेक्ट हो रहे हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, जो मिनिमम एनर्जी है एच न्यू नॉट, और ये फोटॉन्स की एच न्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है जब भी, जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी लिया था पेड़ से, जैसे कि कोई गुआवा है, आप उसको मार रहे हो किसी स्टोन से, स्टोन इज नथिंग बट आपका जो फोटोन होगा जिससे कि जस्ट गुआवा गिरेगा, वो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से जो यहाँ पर फोटोन है, तो फोटोन की एनर्जी एच न्यू किसके बराबर होगी, कब निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, जब आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, यानी जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिससे कि आप स्टोन मार रहे हो गुआवा को, तो वो एक ऐसी एनर्जी जिससे कि गुआवा जस्ट नीचे गिरेगा, और जो बची हुई एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है आपके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जो कि होता है हाफ mE_v²। mE क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास ऑफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेंगे हम, इसीलिए। तो अगर हम इस फॉर्मूले को और हम अगर सिंप्लीफाई करें, अगर हमें बताना है कि एनर्जी किसके फॉर्म में होगी, तो एच न्यू जो हो जाएगा, सॉरी एच न्यू यहाँ पर जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एच न्यू नॉट लेफ्ट में आ जाएगा, तो माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mE_v², कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि अगर हम डिफरेंस लें, जो स्ट्राइकिंग फोटॉन्स की एनर्जी है वो किस, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है, या फिर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की सॉरी एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी जो है वो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, the threshold frequency nu naught for a metal is 7 into 10 raised to 14 per second. Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency nu is equals to 1 into 10 raised to 15 per second hits the metal. ठीक है, तो यहाँ पर आपको न्यू नॉट दिया गया है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड न्यू की वैल्यू दी गई है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी पता करना है। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला दिखाया है, हमने जो अभी तक फॉर्मूला सीखा है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो एच न्यू जो कि फोटोन की एनर्जी बराबर होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस जो एनर्जी बच जाती है वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mE_v²। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mE_v² क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो आपको जो पता करना है उसको एक साइड रखें, और जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसको, यानी कि जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो एक साइड करना है आपको। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी को आप एक तरफ लिख लीजिए। एच न्यू अगर इस साइड चले जाएगा तो यहाँ पर माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका यहाँ पर एच एच अगर आप कॉमन लोगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब हमारे पास हमें एच भी पता है, न्यू की भी वैल्यू पता है, न्यू नॉट की भी पता है। अब हम काइनेटिक एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34। न्यू की वैल्यू हमें दी है 1 इंटू 10 रेज़ टू 15 पर सेकेंड इंटू, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस न्यू नॉट की वैल्यू है 7 इंटू 10 रेज़ टू 14 पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। देखिए 6.626 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 34, ठीक है, इंटू यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 10 रेज़ टू 15 माइनस 7 इंटू 10 रेज़ टू 14 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 इंटू 10 रेज़ टू 14 पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है ये जूल सेकेंड होता है, तो यहाँ पर सेकेंड और पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी यहाँ पर 6.26 इंटू 3 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 1.988 इंटू 10 रेज़ टू 19 जूल्स। ठीक है, यानी कि हमारे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा करना है इस क्वेश्चन में, बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपको पता थी बस आपने उन्हीं इन्फॉर्मेशन को बस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहाँ पर आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1.988 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 जूल्स। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट, if wavelength of the incident light decreases, the kinetic energy of the emitted photoelectrons will। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि वेवलेंथ जो है
वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है डिक्रीज हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें ये पूछा जाए। तो हमें पता है E इक्वल्स टू एच न्यू होता है, ठीक है। तो देखिए इस फॉर्मूले से अगर देखा जाए तो E इक्वल्स टू एच न्यू जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होती है इज नथिंग बट c बाय लैम्डा, ठीक है। क्या हमें पता है c इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, ठीक है। c क्या होता है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पर देखिए e और लैम्डा किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा कम होगा, लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी हमारी कम होगी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, यानी कि अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एंड दैट्स इट। इस लेक्चर को अब हम यही एंड करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके जो भी क्वेरीज है, आप हमें कमेंट कर कर पूछ सकते हो। आपका जो भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हो, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।